हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज कूलम्स लॉ न्यूमेरिकल पार्ट 1 में हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल किए थे। शुरुआत में हमने बहुत बेसिक न्यूमेरिकल किए, फिर उसका लेवल हमने धीरे धीरे बढ़ाया था। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी थी 10 क्वेश्चन की, जो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए। उसमें एक क्वेश्चन हमसे गलती से छूट गया था, तो वो क्वेश्चन हम आज पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम कुछ और क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो वो क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज का सम, चार्जेस का सम 4 कूलम है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो हमें उन दोनों के बीच लगने वाला मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स निकालना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एक मैक्सिमम फोर्स वाला क्वेश्चन कराया था, तो थोड़ा वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज का सम 4 कूलम है और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। ओके, दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है। दोनों पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर दोनों पॉइंट चार्ज का सम 4 कूलम है, वो हमें पता है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर x चार्ज है और इस पे जो होगा वो कितना होना चाहिए, 4 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों के चार्ज का सम कितना होना चाहिए, 4 कूलम, और दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर के 4 तक होनी चाहिए। x बिलोंग्स टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, तो x की वैल्यू 0 से 4 तक वेरी कर सकती है। अब इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें पहले चार्ज की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। ये दूरी 1 मीटर है। ओके, तो जो फोर्स होगा वो फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K Q1 मतलब x, Q2 मतलब 4 माइनस एक्स अपॉन R²। R मतलब डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू है K 4x माइनस x²। ये फोर्स इनके बीच लग रहा है। अब इस फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स का डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ओके, मैक्सिमा निकालने के लिए हम ये करते हैं। तो यहाँ पर हमें फोर्स का एक फंक्शन मिल गया जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेना होगा, मतलब df अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें फोर्स मैक्सिमम करना है। तो इसका डेरिवेशन k तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा 4x माइनस x² का। क्लियर? तो k जाएगा 0 में, 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो है 2। ओके, x की वैल्यू 2 यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स F मैक्स इज इक्वल्स टू K को एज इट इज रखते हैं, 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस x² मतलब 2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4 मतलब 4k, और k की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 पावर 9। तो 9 4 जा 36 इंटू 10 पावर 9। ये है मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, फोर्स को पहले x डिपेंडेंट फंक्शन बनाया और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसको 0 से इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू मिल गई और फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक -q और एक -4q।
एक माइनस क्यू और एक माइनस 4q, दोनों के बीच का डिस्टेंस l है, दोनों पॉइंट चार्ज फिक्स्ड है, फिक्स मतलब वो मूव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब 2 पॉइंट चार्ज तो दिए हैं, फिक्स हैं, तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये क्वेश्चन है। किसको इक्विलिब्रियम में लाना है? तीसरे चार्ज पार्टिकल को। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि तीसरा चार्ज पार्टिकल कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो हम कोई भी अभी सपोज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है -q, ओके, उससे l दूरी पर एक पॉइंट चार्ज है -4q, और तीसरा एक पॉइंट चार्ज हमें लेना है और उसको हमें कोई एक जगह पे रखना है कि ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले तो ये सोचते हैं कि कितनी जगह है, कितनी ऐसी जगह है कि जहाँ हम तीसरे पॉइंट चार्ज को रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। तो तीसरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल हम ये -q के इस साइड, लेफ्ट साइड यहाँ पे रख सकते हैं, ये -4q के राइट साइड यहाँ पे रख सकते हैं कहीं पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर रख सकते हैं, बीच में कहीं भी, ऊपर यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं और यहाँ पे कहीं पर रख सकते हैं। 5 पोजीशन है तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखने की। अब ये 5 में से ऐसी कौन सी है कि जिसमें तीसरा पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मान लो कि मैंने तीसरा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव q ले लिया, ओके, और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब चेक करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो इस पॉइंट चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे? 2। ये -q फोर्स लगाएगा, ये -4q भी फोर्स लगाएगा। तो ये -q और q को जोड़ने वाली लाइन ये, और ये -4q और q को जोड़ने वाली लाइन ये, ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। तो ये -q इसको इस तरफ ऐसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये -4q भी इसको इस तरफ ऐसे अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ओके, तो क्या ये q पे लगने वाले जो 2 फोर्स है उसका रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं होगा। तो ऊपर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये पोजीशन हो नहीं सकती। यहाँ पे चेक करते हैं, ये -q, ये -4q, ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये -4q इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल नहीं है, तो ये पोजीशन भी हो नहीं सकती। अब यहाँ पे चेक करते हैं, मान लो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया कैपिटल Q को, तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये -4q भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये -4q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये -q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, ओके, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अब एक ही पोजीशन बची है और वही हमारा आंसर है। तो मान लो यहाँ पे मैंने कैपिटल Q को रखा, तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये -4q इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो ये कैपिटल Q क्या होगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अब तो कुछ नहीं, ये फोर्स और ये फोर्स हमें लिखना है। तो मान लो ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2। F1 फोर्स किसने लगाया? -q ने। F2 फोर्स किसने लगाया? -4q ने। तो इसको इक्विलिब्रियम में करना है, तो F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। ओके, अब F1 कितना हो जाएगा? क्या ये डिस्टेंस हमें पता है? नहीं, ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको अब
रब करने जा रहा हूँ और एक ही डायग्राम अभी बनाऊंगा जिसमें एक ही पोजीशन में शो करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमें एक पोजीशन मिल गई जो कि कौन सी है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की है। ओके, तो ये है -q, ये है -4q और मान लो मैंने यहाँ पर कैपिटल Q को रखा, ये डिस्टेंस x मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी L - x। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, L है। अब इस पे लगने वाले दो फोर्स, ये -q इस पर इधर फोर्स लगाएगा, सॉरी अपनी तरफ एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये -4q इस पर अपनी तरफ एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो मान लो ये F1 और ये F2, तो F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्यों? कैपिटल Q को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। अब F1 कितना हो जाएगा, ये F1 इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो KQQ अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ KQQ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो K4Q इंटू Q अपॉन L - x का स्क्वायर। तो KQQ और KQQ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन L - x का स्क्वायर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू आएगी L/3। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तीसरा पॉइंट चार्ज हमें यहाँ से L/3 पे रखना चाहिए या यहाँ से 2L/3 पे रखना चाहिए, L - L/3। तो तीसरा पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट यही है कि जिसको हमें इक्विलिब्रियम में करना है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है 9q, दूसरा है -q। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के थे, यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं। क्वेश्चन सेम है, तीसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि तीसरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहाँ रखना चाहिए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, तो चेक करते हैं, यहाँ पे 9q और यहाँ पे -q। ओके, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है, L है। अब जब मैंने आपको पहले सॉल्व करके दिखाया था कि लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम कहाँ पॉसिबल होगा, इस लाइन के अलोंग ही पॉसिबल होगा। ओके, तो चेक करते हैं। मान लो तीसरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पे रखा। ओके, तो 9q और ये q के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो ये 9q इसको रिपेल करेगा, ये -q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे चेक करते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखा होता, तो ये 9q इसको रिपेल करता, मतलब एक फोर्स तो ऐसे लगता, और ये -q इसको अट्रैक्ट करता, तो दूसरा भी ऐसे ही लगता। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, मान लो तीसरा पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा होता तो क्या होता, तो ये -q इसको अट्रैक्ट करता क्योंकि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये 9q इस q को रिपेल करता, तो यहाँ पर भी दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब डायरेक्शन तो ऑपोजिट होनी चाहिए पर साथ में मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पे ये दोनों फोर्स के वैल्यू मैं लिखता हूँ। ओके, ये फोर्स 9q ने लगाया है, रिपल्सिव फोर्स, तो KQ 9q अपॉन, मान लो कि ये डिस्टेंस x है। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -q के कारण इसके पर लगने वाला फोर्स दूसरा ये वाला KQ इंटू Q अपॉन ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L प्लस x का स्क्वायर। ओके, अब ये रेशियो को ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पर LHS में
न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। देखिए यहाँ पे 9q है और यहाँ पे डिस्टेंस x है ओनली, और यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। तो LHS में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। RHS में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये रेशियो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ओके, ऐसे रेशियो इक्वल कैसे होंगे? एक साइड न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, दूसरी साइड न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये रेशियो कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो एक ही पोजीशन है ये वाली। ओके, तो यहाँ पे चेक कर देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये हमारे काम का नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा नहीं जा सकता और ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? तो एक ही पोजीशन है, कौन सी? ये वाली। और यहाँ पे हम फोर्स को इक्वल कर देते हैं। ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये -q ने लगाया है, और ये जो फोर्स है वो 9q ने लगाया हुआ है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? मान लो ये डिस्टेंस x है। ओके, तो ये फोर्स हो जाएगा k(q) अपॉन x² इज इक्वल्स टू, ये दूसरा फोर्स 9q ने लगाया तो k(q) इंटू 9q अपॉन ये पूरी डिस्टेंस l प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए ये रेशियो इक्वल हो सकता है, क्यों? यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर भी छोटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर भी बड़ा है। तो ये रेशियो इक्वल हो सकता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। तो यहाँ पे KQ और KQ कैंसिल हो जाएंगे, KQ और KQ कैंसिल हो जाएंगे, और ये Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/x² इज इक्वल्स टू 9/l प्लस x का स्क्वायर। ओके, दोनों साइड रूट लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो l प्लस x इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी l इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू है l/2। क्लियर? मतलब एग्जैक्ट बीच में, सॉरी एग्जैक्ट -q से इस साइड l/2 डिस्टेंस पे हमें तीसरा पॉइंट चार्ज रखना चाहिए। ओके, अब दोनों क्वेश्चन को मैं कंपेयर करता हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सेम है, पर क्वेश्चन के पैटर्न अलग अलग हैं। यहाँ पर जो 2 पॉइंट चार्ज हमें दिए हैं वो फिक्स है, पर दोनों सेम नेचर के हैं। यहाँ पे जो 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं वो भी फिक्स्ड है। ओके, यहाँ पर भी जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं वो भी कैसे हैं? फिक्स्ड है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसमें दोनों सेम नेचर है, इसमें दोनों ऑपोजिट नेचर है। दोनों में क्या फ़र्क है? तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो इसमें जो आंसर आया वो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में आया। इसमें जो आंसर आया वो इस साइड आया, इस साइड पॉसिबल नहीं था। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? अगर दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं तब तो तीसरा पॉइंट चार्ज दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कहीं पर रखना होगा कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। पर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो फिर तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखना होगा? यहाँ भी पॉसिबल, यहाँ पे तो है ही पॉसिबल, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी थी पर वो हमने कैंसिल की। आपको पता है क्यों हमने की। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर तीसरा पॉइंट चार्ज रखें? तो इसको याद करने की टेक्निक है कि हमें जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके नज़दीक तीसरा पॉइंट चार्ज रखना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। कब? जब दोनों पॉइंट चार्ज ऑपोजिट नेचर के हों। ओके, याद रखना, जब दोनों पॉइंट चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं तब तीसरा पॉइंट चार्ज हमें उसके नज़दीक रखना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा छोटा रिप्रेजेंट नहीं करता है, मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी में बताया था। मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है। ओके, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके नज़दीक हमें तीसरा पॉइंट चार्ज रखना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से हम इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। एक पॉइंट चार्ज है Q, फिक्स्ड है, दूसरा पॉइंट चार्ज है 4Q, वो भी फिक्स्ड है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? L है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ पर रखें कि तीनों पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। इन दोनों क्वेश्चन में हमें तीसरे पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की ही बात करनी थी, पर यहाँ पर हमें दो तो पॉइंट चार्ज हमें दिए हैं,
और तीसरा पॉइंट चार्ज हमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करना है। तो तीनों पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, कोई एक नहीं, तीनों पॉइंट चार्ज। इन दोनों में तीसरे पॉइंट चार्ज को ही इक्विलिब्रियम में करना था। तो सॉल्व करते हैं। पहले एक बात तो फिक्स हो गई कि ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो हमारा आंसर कहाँ आएगा? तीसरा पॉइंट चार्ज हमें कहाँ रखना चाहिए? दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कहीं पर रखना चाहिए। तो एक बात तो हमें पता चल गई। तो इसका आंसर सॉल्यूशन में करता हूँ। मान लो ये Q और ये 4Q, ओके। तो तीसरा पॉइंट चार्ज मान लो मैंने यहाँ कहीं पे रखा। अब तीसरे पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम ओनली नहीं देखना है, तीनों का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब तीनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं। पहले इसका तो इक्विलिब्रियम कर देते हैं। तो ये Q इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये 4Q भी इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर Q को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो Q को पॉजिटिव लेने पर तीसरा पॉइंट चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये भी इक्विलिब्रियम में हो रहा है या नहीं। तो इस पर भी दो फोर्स लगेंगे, ये Q इसको रिपेल करेगा, ये 4Q भी इसको रिपेल करेगा। क्लियर? तो क्या ये Q इक्विलिब्रियम में हो सकता है? नहीं। क्यों? दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये दोनों फोर्स में से अगर कोई एक फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है। क्या मैं 4Q का साइन चेंज कर सकता हूँ? नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव है। ये मैंने इन्वॉल्व किया है, तो मैंने पहले पॉजिटिव माना था, अब मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। तो फिर क्या होगा? अब ये -Q इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव नहीं अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब ये स्मॉल q इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ओके। अब इसको पहले पॉजिटिव माना था, अब नेगेटिव कर लिया, तो क्या इसके इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये -Q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये 4Q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो लगेंगे। इसका इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। ये -Q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये Q इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पर भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, तो यहाँ पर 4Q का भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो अब एक बात हमें पता चल गई कि जो तीसरा पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, पर बाकी दोनों इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकते। इसका मतलब ये तीसरे पॉइंट चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब तीसरे पॉइंट चार्ज का नेचर हमें पता चल गया, ओके। अब ये पोजीशन भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी बची? L - x। तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया है। ये Q इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? K(Q)/x² इज इक्वल्स टू, इसका इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं तीसरे चार्ज पार्टिकल का। ये 4Q इस पर कितना फोर्स लगाएगा? K(Q)/L - x²। तो K(Q)Q और K(Q)Q कैंसल, तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल्स टू 2/L - x मैंने स्क्वायर रूट लेके लिखा है, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो सेम यही आंसर आएगा, x इज इक्वल्स टू L/3। सेम क्वेश्चन है, ओके। तो x की वैल्यू आई L/3, मतलब ये तीसरा पॉइंट चार्ज हमें यहाँ से L/3 पर रखना चाहिए या यहाँ से 2L/3 पे रखना चाहिए। दो चीज़ें मिल गई, तीसरे पॉइंट चार्ज का नेचर और तीसरे पॉइंट चार्ज की पोजीशन। अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तीसरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो वो चेक करने के लिए हम इसका इक्विलिब्रियम देख लेते हैं स्मॉल q का, ओके। तो स्मॉल q पे दो फोर्स लगेंगे, ये -Q अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये 4Q रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ओके। तो ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? K(Q)Q अपॉन डिस्टेंस x है, तो x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमें पता है, तो इसका स्क्वायर है, मतलब L²/9 इज इक्वल्स टू ये 4Q और Q के बीच लगने वाला फोर्स 4Q और Q, तो K(Q)4Q अपॉन ये डिस्टेंस टोटल L है, तो L का स्क्वायर, तो L² कैंसल, KQ और KQ कैंसल, तो यहाँ पे ये 9 ऊपर जाएगा, तो 9Q इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल q,
तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू स्मॉल q। ओके, इतनी वैल्यू तीसरे चार्ज पार्टिकल की होनी चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन इन दोनों से थोड़ा अलग है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें तीनों पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखें। तो मैंने आपको इसमें एक ट्रिक बताई कि अगर दोनों पॉइंट चार्ज का नेचर सेम है तो बीच में कहीं पे रखना चाहिए, और अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट है तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके नज़दीक हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का नेचर सेम है, तो तीसरा पॉइंट चार्ज हमें कहाँ रखना पड़ेगा, दोनों के बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा। वो मैंने रख दिया। फिर मैंने चेक किया कि तीनों पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं या नहीं। ओके, तो वो चेक करके मैंने इसका नेचर देख लिया। पहले मैंने पॉजिटिव लिया था पर वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, फिर मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। ओके, तो पहले नेचर पता चल गई, फिर इसका इक्विलिब्रियम चेक करके पोजीशन मिल जाएगी, और फिर कोई भी एक पार्टिकल का Q का या फिर 4Q का इक्विलिब्रियम चेक कर लो और हमें उस कैपिटल Q की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ओके, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 स्मॉल स्फीयर है जिनका मास m है, चार्ज q है, दोनों l लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग किए गए हैं, और ये सिस्टम हमें इक्विलिब्रियम में दिया है। ये स्फीयर चार्ज q, ये स्फीयर चार्ज q। ओके, दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। तो हमें पूछा है ये चार्ज की वैल्यू, ये चार्ज कितना होगा, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर किसी भी एक स्फीयर का मैं एफपीडी बना रहा हूँ। ओके, तो ये मास m, चार्ज q इस स्फीयर पे है। ओके, तो एक तो इस पे mg वेट लग रहा होगा, एक ये स्ट्रिंग के कारण टेंशन लग रहा है, और एक ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। क्यों, 2 पॉइंट चार्ज है ना, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो ये q ये भी q, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, तो ऐसे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। ओके, तो फाइनली एफबीडी ऐसा हो गया, यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है mg, और इस तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका एफबीडी। ओके, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर, तो इस T के 2 कंपोनेंट कर दो, एक होगा यहाँ पे T cos थीटा, और एक होगा यहाँ पे T sin थीटा। क्लियर, और ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोल सकते हैं कि Fe इज इक्वल्स टू T sin थीटा और mg इज इक्वल्स टू T cos थीटा। क्लियर, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से साइन अपॉन कॉस मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe अपॉन mg। क्लियर, अब Fe की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, ये दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये थीटा ये l, तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। क्लियर, थीटा की ऑपोजिट साइड है, ये 90 डिग्री। क्लियर, ये थीटा तो ये भी L साइन थीटा, तो ये टोटल डिस्टेंस 2L साइन थीटा। क्लियर, तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू K Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R कितना, 2L साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू होगी वो Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये इधर जाएगा, तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय K। ओके, ये है Q की वैल्यू। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे हमें बोला है कि एक नेगेटिव चार्ज है Q2 और एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 जिसका मास m है, ये सर्कल की रेडियस r है। Q1 इस सर्कल पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी जो स्पीड है v वो हमें फाइंड करनी है। तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी को या पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ओके,
तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये एक चार्ज पार्टिकल, ये भी एक चार्ज पार्टिकल, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि mv²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो m × v²/r इज इक्वल्स टू Fe, मतलब k q1 q2 अपॉन r²। डिस्टेंस r है, हर टाइम r ही रहेगा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी √k q1 q2 अपॉन m × r। क्लियर? कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक 10 मिली कूलम, दूसरा भी 10 मिली कूलम। पहला रखा हुआ है 1,1 पे, दूसरा रखा हुआ है 4,5 पे। तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पहले तो ये सोचते हैं। ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें बताना ही है, और वो तो बहुत सिंपल है। इस फोर्स को हम वेक्टर में भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आर वेक्टर निकाल लेता हूँ दोनों के बीच का। तो वो कितना हो जाएगा? दूसरा रखा हुआ है 4,5 पे, पहला रखा हुआ है 1,1 पे। तो ये हो जाएगा 4 - 1 × i कैप प्लस 5 - 1 × j कैप। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? ये है आर वेक्टर। अब इसका मोड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। सब कुछ SI में हम ले लेते हैं। क्लियर? अब वेक्टर फॉर्म पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में? k q1 q2 अपॉन r³ इंटू आर वेक्टर। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, आपको मैंने कूलम्स लॉ के लेक्चर में बताया था। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। k 9 × 10⁻9, q1 10 मिली कूलम मतलब 10⁻, ये -3 और 1 मतलब -2 इंटू q2 10⁻², सेम है 10 मिली कूलम अपॉन r मतलब मोड 5 का क्यूब 125 इंटू आर वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? तो ये हो जाएगा 9/125 इंटू 10 पावर, ये -4 और ये 9, तो 10⁵, 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, ये आंसर है वेक्टर फॉर्म में। ओके, डायरेक्शन के साथ। क्लियर? कोई डाउट? और इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल ही सकते हैं, k q1 q2 अपॉन r²। k की वैल्यू पुट करो, q1 q2 की वैल्यू पुट करो, और r कितना है? 5। तो वो तो बहुत ईजी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड है। ओके, तो नोट कर लीजिए इनको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम्स लॉ के ऊपर ही है, और उसकी तीसरी वैरायटी कूलम्स लॉ इन अ मीडियम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमें बोला है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, 2 कूलम 6 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर। अब दोनों को किसी और मीडियम में रखा गया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 30 है। ओके, तो हमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो याद कीजिए कूलम्स लॉ इन अ मीडियम मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें 6 कूलम पे लगने वाले फोर्स की बात करनी है। तो 6 कूलम पे 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 फोर्स मतलब 2 ही फोर्स है, तीसरा तो उन दोनों का रिजल्टेंट है। 6 कूलम पे एक फोर्स 2 कूलम लगाएगा, एक फोर्स मीडियम लगाएगा, और एक तीसरा फोर्स, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा। ओके, तो 6 कूलम पे पहले फोर्स लिख देते हैं। 2 कूलम इसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स 6 कूलम पे इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसको मैं F1 नाम देता हूँ। मीडियम भी एक फोर्स लगाएगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये F मीडियम, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ये। ओके, F1 बड़ा होता है मीडियम से। ओके, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अब तीनों फोर्स हमें फाइंड करने हैं। तो याद करो कूलम्स लॉ में मैंने आपको बोला था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स एप्सिलॉन r फैक्टर से कम हो जाता है या फिर k फैक्टर से कम हो जाता है,
ये जो K है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एफ नेट का फॉर्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज एयर में रखे होते तो कितना फोर्स लगता, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लगता कब, जब दोनों एयर या फिर वैक्यूम में होते तब। अब ये एक मीडियम में रखे गए हैं तो इनकी रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की एप्सिलॉन आर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक और टर्म ऐड हो जाएगी। क्लियर। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 2 कूलम, Q2 6 कूलम अपॉन R मतलब 3 का स्क्वायर 9, एप्सिलॉन R मतलब 30। तो 9 से 9 कैंसल, 6 5 30, तो यह आंसर आया 2/5 × 10⁹ न्यूटन। ओके, मैग्नीट्यूड एफ नेट। क्लियर, एक आंसर आ गया। दूसरा, फाइंड फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू 2 कूलम ओनली। मतलब ये जो 2 कूलम है ये 6 कूलम पे कितना फोर्स लगा रहा है, 2 कूलम। तो वो F1 हमने बोला हुआ है, तो F1 की वैल्यू, अब 2 कूलम 6 कूलम पे कितना फोर्स लगाएगा, वो तो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वो एयर या फिर वैक्यूम में लगा था। तो उसकी वैल्यू तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही होगी। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 2 कूलम, Q2 6 कूलम अपॉन R का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो ये 9 से 9 कैंसल, 6 2 12 × 10⁹ न्यूटन। ये है फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू 2 कूलम ओनली। क्लियर, हमें एग्जाम में देखना होगा कि हमें कौन सा फोर्स पूछा है। तीसरा फोर्स, मीडियम कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 6 कूलम पे जो नेट फोर्स आया है वो कैसे आया। अगर F1 इस डायरेक्शन में है, मीडियम का फोर्स इस डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो अगर F1 माइनस F मीडियम किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, F नेट मिलेगा। तो तीसरा फोर्स हमें वहीं से मिलने वाला है। F नेट कैसे आएगा, ये F नेट F1 माइनस F मीडियम। क्लियर, तो यहाँ से F मीडियम हम लिख सकते हैं F1 माइनस F नेट। तो F1 की वैल्यू कितनी है, 12 × 10⁹ माइनस F नेट 2/5 × 10⁹, दोनों को माइनस कर दो तो 12 माइनस 2/5 × 10⁹ कॉमन, तो ये आ जाएगा 58/5 × 10⁹ न्यूटन। ओके, ये है मीडियम के कारण लगने वाला फोर्स। क्लियर, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 और ये पार्ट 2 में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से मिनिमम 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं। ओके, और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपको आता है तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से इससे ज़्यादा भी मज़ा आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।